नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम लोग जो है वो बार्टर के बारे में जानकारी देते हैं। बार्टर बिजनेस होता कैसे है, अलग अलग बिजनेस में बार्टर सिस्टम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसमें हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे प्रयत्न रहते हैं कि भाई आप बार्टर बिजनेस करें, उसमें कोई आपको लॉस ना हो, नेगेटिविटी ना हो। डिफरेंट फील्ड में बार्टर होता है, जिसमें हालांकि सबसे ज़्यादा बार्टर जो चलता है वो रियल एस्टेट फील्ड में चलता है। इफ़ यू आर सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इफ़ यू आर ट्रेडर फॉर बिल्डिंग रॉ मटेरियल्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़्यादातर देखने जाए तो रियल एस्टेट में जो बार्टर करते हैं डेवलपर्स, बिल्डर्स जिसे बोलते हैं, तो 3 टाइप के डेवलपर होते हैं जो ज़्यादातर बार्टर करते हैं। एक कि जो नया है, जिसको मालूम ही नहीं है कि बार्टर कैसे करना है। दूसरा वो जिसका एक से ज़्यादा साइट्स चलती है, एक प्रोजेक्ट से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और तीसरा वो कि जिसके पास पैसा ही नहीं है और मतलब फंड नहीं है और उसको उसका प्रोजेक्ट रन करना है, सो उस साल में वो बार्टर करेगा। तो देयर आर 15 स्टेप्स, 15 स्टेप अगर आप ख्याल में रखोगे। इफ़ यू आर सिविल कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप विथ मटेरियल काम कर रहे हैं, लेबर वर्क कर रहे हैं, तो ये 15 जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर वो आप उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर मेरा गारंटी है कि अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी जगह पे अगर रियल एस्टेट में किसी भी डेवलपर से बार्टर कर लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपर टाइप्स मैंने बता दिया कि जो बार्टर करते हैं। अभी आपको काम लेने से पहले, मतलब कहीं से भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो कोई भी प्राइवेट डेवलपर या बिल्डर के साथ, तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि आप उसका पहले बैकग्राउंड चेक कीजिए कि उसने कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, कितने साल पुराना है, और पास्ट एक्सपीरियंस मार्केट से रिसर्च करके थोड़ा निकालिए कि वो डेवलपर कैसा है। पास्ट के साथ उनके साथ जो वेंडर रह चुके होंगे तो थोड़ा रिसर्च उनके साथ कीजिए। क्योंकि देखिए कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन लेबर और विथ मटेरियल इट विल वेरी मच हाई। तो थोड़ा बहुत आपको उसमें डेवलपर का रिसर्च करना रहता है। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि उसने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। अभी दूसरी चीज़ कि जो प्रोजेक्ट के लिए आपको इन्फॉर्म करते हैं कि बताते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में हमें नीड है कॉन्ट्रैक्टर की, तो पहले वो चेक कीजिए कि क्या वो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। रेरा अप्रूव्ड होना काफ़ी ज़रूरी है कि रेरा अप्रूव्ड है तो आपको इन फ्यूचर आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो है कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, मतलब कि जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हो वो कितने टाइम पीरियड में आप कंप्लीट कर सकते हो। कि भाई समझो कि भाई कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट ले लिया, कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ले लिया कि वो सिटी के बीचों बीच है, आपको मालूम है कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत आएगा, लेबर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, मटेरियल और वो सब लाने का लगाने का सबका मतलब दिक्कत हो सकता है। तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर ये सोचते नहीं है, कोट दे देते हैं, फिर जो प्रोजेक्ट उसका 1.5 साल में कंप्लीट होना था उसको 2 साल हो जाते हैं। तो मतलब वो प्रैक्टिकली उसका प्रॉफिट जो है मतलब वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो टाइमलाइन इज़ मेन थिंग कि रिसर्च करने के बाद पहले आप देखिए कि भाई ये प्रोजेक्ट हम कितने टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। कि आपके पास जो भी सोर्सेज है लेबर के, तो क्या वो अप्रोप्रिएट जगह पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। द 4th पॉइंट इज़ प्रोजेक्ट मार्केट रिसर्च फॉर इस प्राइस। कि अगर कोई भी डेवलपर आपको बुला रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ पे बार्टर कीजिए और हमारे साथ काम करने के बाद उसमें प्रॉपर्टी लीजिए, तो वो जो भी रेट आपको बता रहे हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी का ये रेट है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर का ये है या फर्स्ट फ्लोर का ये है, या फिर जो भी फ्लैट्स वगैरह है तो उसका रेट ये है, पर स्क्वायर फुट पर स्क्वायर यार्ड जो भी है, तो उसका रिसर्च करना रहता है कि वो रेट जो बता रहे हैं वो वायबल है या नहीं। तो वो रिसर्च कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। रिसर्च करने के लिए आप या तो फिजिकल जाइए कि उसके आसपास जो भी स्कीम बन रहे हैं या बन चुके हैं तो उसके प्राइसिंग क्या है।
अगर फिनिशिंग है और बिल्डर बता रहा है अभी आपका प्राइस फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन में, और बाजू में कहीं रेडी में भी 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ स्क्वायर फुट में ऑलरेडी मिल रहा है फिनिश प्रोडक्ट, तो आपके वहाँ पे कौन लेगा? तो पहले प्रैक्टिकल रिसर्च आपको वो एरिया का करना रहेगा। दूसरा कि प्रैक्टिकल रिसर्च करने के बाद जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, जैसे मैजिक ब्रिक है, 99 एकड़ है, कॉमन फ्लोर है, बहुत सारे हैं, तो उस पर से आप वो एरिया डाल के वहाँ के प्रोजेक्ट का रिसर्च कर सकते हो और डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कर सकते हो कि भाई क्या रेट में रहेगा, रजिस्ट्री क्या चार्जेस में होगी, लीगल का क्या चार्जेस रहेगा, मेंटेनेंस क्या रहेगा। तो ये पूरा लिस्ट आपको रिसर्च करके इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मतलब जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और उसके सामने बार्टर में जो आपको प्रॉपर्टी मिलने जा रहा है, तो उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू अभी के टाइम में क्या है। इन फ्यूचर का आप छोड़ दो कि भाई 2 साल के बाद ये होगा, वो होगा तो वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन अभी के रनिंग सिनेरियो में अगर समझो कि आप वो प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं और कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वही एरिया में, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है। तो ये रिसर्च आपको करना है, और वो रिसर्च के बाद आपको मालूम पड़ता है कि बार्गेन रेट के बाद मुझे ये प्रॉपर्टी इतने में मिल रहा है, तो यू शुड हैव टू टेल योर डेवलपर कि उसमें आपको मिनिमम 15% तक का डिस्काउंट चाहिए। क्योंकि समझो कि आज जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, कल उठ के वो आप बेचने ही जाओगे। बहुत कम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर या ट्रेडर होते हैं जो वो प्रॉपर्टी रख लेते हैं। ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस को चलने के लिए वो प्रॉपर्टी लेने के बाद वो प्रॉपर्टी को सेल करने रखते हैं। तो सेल करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आज सेल करने रख दिया और कल बिक जाएगा। तो मतलब उसमें भी आपको कोई भी कस्टमर आएगा, एंड यूज़र आएगा, तो वो भी आपको बोलेगा कि भाई इसमें प्राइस कितना कम मिल रहा है, कितना बेनिफिट मिल रहा है। आप भी 10,000 में बेच रहे हो, बिल्डर भी 10,000 में बेच रहे हैं, तो कोई आपसे क्यों लेगा। तो द बेसिक थिंग इज़ दैट कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट आप उसको ले लीजिए, ताकि अगर आपको सेल करना है, किसी ब्रोकर को देना है, उसका ब्रोकरेज जा रहा है, कोई अगर बार्गेन आपसे करवा रहा है कोई एंड यूज़र, तो उसका मतलब आपको कट करके, मार्जिन कट करके देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 10 to 15% आपको डिस्काउंट लेना ही चाहिए, उसके बगैर डील नहीं करना चाहिए। द 6th पॉइंट इज़ रेट एनालिज्म। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर इसमें ही फेल हो जाते हैं रेट एनालिज्म करने। मतलब उसको क्या है कि भाई धंधा मिल रहा है जाके ले लो, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि 1 साल में उसके कितने मतलब खर्च आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड जिसे बोलते हैं, तो वो कितना होने वाला है। जैसे कल उठ के लेबर ने रेट बढ़ा दिया, आपका जो गुड्स आप प्रॉप्स जो लगा रहे हो, कपलोक लगा रहे हो, जैक टेगा लगा रहे हो, वुडन प्रॉप्स यूज़ कर रहे हो, आयरन प्लेट्स यूज़ कर रहे हो, जो भी लगा रहे हो, तो उसका यार एक डेप्रिसिएशन होता है। आपने जो गुड्स लिया, जो प्रॉप्स लिए, वो 1-2 साल आपको कमा के देंगे, उसके बाद आपको या उसका मरम्मत करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा, कुछ भी करना हो। तो डेप्रिसिएशन ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर गिनते नहीं है। अगर आप नहीं गिनते हो तो वो आपका लॉस है कि यहाँ पे 1 साइड कंप्लीट हो गई, 2 साइड कंप्लीट हो गई और आपको प्रॉप्स आपके ख़त्म हो गए। तो वो चीज़ है। प्रॉप्स की कभी चोरी भी हो जाती है कि कहीं साइड पे रखा, लेबर ने कहीं ले लिया, ये वो, तो बहुत सारे, तो मतलब वो प्राइस का एनालिज्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बगैर आप बार्टर क्या सिंपल वे में भी बिजनेस नहीं कर सकते। सो प्राइस एनालिज्म इज़ अ मेन थिंग, तो वो आपको ख्याल रखना है। उसके बाद मेन थिंग आती है कि आप जो भी वर्क ऑर्डर ले रहे हैं डेवलपर से या बिल्डर से, तो उसको राइटिंग में लीजिए, उसके लेटर हेड के ऊपर उसको बोलिए कि आप मुझे वर्क ऑर्डर इन राइटिंग दीजिए। हमने काफ़ी कुछ मेरे ग्रुप में भी देखे, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जिनके कुछ रिलेशंस है कितने सालों से, तो मतलब बोल दिया कल से साइट शुरू कर दो, और वो कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर या ट्रेडर जो भी है विदाउट पीओ, विदाउट वर्क ऑर्डर वो शुरू कर देता है, और कल उठ के कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बोथ कि क्या प्रूव करें। सो बेटर इज़ कि आप पहले राइटिंग में वर्क ऑर्डर लीजिए या परचेस ऑर्डर लीजिए, तो वो आपका मेन स्टेप है कि वो आपकी सेफ्टी के लिए है। और इसमें कोई मतलब बिल्डर या डेवलपर मना भी नहीं करते हैं, वो दे देते हैं राइटिंग में कि मतलब किस प्राइस से आप करोगे, कैसे करोगे, क्या टाइमलाइन रहेगी, बार्टर कैसे करोगे, तो वो सब उसमें राइटिंग में होता है। 8वां जो आता है वो होता है टैक्सेशन। आफ्टर जीएसटी काफ़ी फ्लक्चुएशन ये इंडस्ट्री में रहा है कि पहले जो रहता था 18% जो कस्टमर को रिबेट देना रहता था, फिर 15%, फिर 5%, फिर 1%। सो अगर कॉन्ट्रैक्टर विथ मटेरियल काम कर रहा है 18%, 12% जो भी उसको चार्जेस लगा रहा है,
तो उसमें भी डेवलपर कहीं दिक्कत करता है कि भी टाइम से जीएसटी नहीं दे पा रहा है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर को विद इन दिस टाइम जीएसटी में काफ़ी दिक्कतें टैक्सेशन में आती है। सो पॉइंट मस्ट बी क्लियर कि भाई जो भी टैक्सेशन रहेगा वो अलग कौन से रेट के ऊपर रहेगा या क्या रहेगा। दूसरा चीज़ रहता है जो प्रॉपर्टी आपको दे रहा है, नाइन्थ पॉइंट है ये कि जो प्रॉपर्टी आपको दे रहे हैं तो उसमें आपको जो प्रॉपर्टी लेना है, ज़्यादातर आप बोलिए कि आपको रेडी पोजीशन यानी रेडी टू मूव ही प्रॉपर्टी चाहिए बार्टर में। देखिए उसका क्या फ़ायदा है कि कल उठ के आप जो भी स्लैब कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हो, तो अगर रेडी टू मूव होगा तो वो बिकने का चांसेस ज़्यादा है। दूसरा चीज़ कि अगर लोन करने भी जा रहे हो वो प्रोडक्ट पे, तो लोन मिलने का भी उसमें चांसेस ज़्यादा है। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन में मिलता है लेकिन उतना रेशियो होता नहीं है। तो आपको डेवलपर से बोलना है कि जो भी प्रॉपर्टी आप बार्टर में मुझे दे रहे हो, माय फर्स्ट चॉइस इज़ रेडी टू मूव। रादर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में आप ले रहे हो तो वो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या उसके आसपास का लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आप प्रोजेक्ट इन बिटवीन में भी अगर आपको पैसे की या फंड की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आपको उसमें चाहिए कि भाई मुझे फ़ंड चाहिए और उस पर मुझे लोन निकालना है, तो आप इजीली वो वर्कआउट कर सकें। द 10th पॉइंट इज़ कि भाई प्रॉपर्टी का जो सिलेक्शन होता है, मतलब लोकेशन, कि भाई बिल्डिंग में फ्रंट में लेना, बैक में लेना, ऊपर लेना, साइड में लेना, कहाँ पे लेना, तो मतलब वो एक बार आप 5-6 ब्रोकर को लेके जाइए, उनके व्यूज़ जानिए कि भाई मैं कौन से कोने में लूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्राउंड फ्लोर प्रेफरेंस वाले होते हैं, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, कुछ वास्तु में मानते हैं। तो वो पूरा वर्कआउट करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज़ कीजिए कि भाई ये ठीक है और ये अगर सेल करने में रखूँगा तो विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर वो प्रॉपर्टी आपकी जो बार्टर में मिली है वो सेल हो सके। तो प्रॉपर्टी का जो सिलेक्शन है, मतलब बिल्डिंग में कहाँ पे लेना है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो आप वो पहले सिलेक्ट कीजिए। फिर आप एक बार चेक कर लीजिए कि 11 पॉइंट की प्रॉपर्टी लोनेबल है कि नहीं है। जैसे कि अगर बिल्डर ने फंड लिया है, बैंक से प्रोजेक्ट लोन लिया है और अगर आप देने जा रहे हो, मतलब प्रॉपर्टी के कागजात, मतलब उसमें लोन लेने जा रहे हो, तो लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स में लोन नहीं मिलता है। या कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा तो उसमें भी लोन का रेशियो काफ़ी कम रहता है। रेजिडेंशियल पे हालांकि मिल जाता है, लेकिन कहीं पे आप फार्म हाउस प्लॉटिंग की स्कीम कर रहे हो और उस पर अगर लोन लेने जा रहे हो तो शायद मिलना उसमें मुश्किल रहता है। 12th पॉइंट इज़ कि अब बार्टर कैसे करना है और कहाँ से गिनना है। मतलब समझ लो कि आप 50% बार्टर कर रहे हो। समझ लो कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ, जो भी पेमेंट आएगा उसका 50% मैं बार्टर करूँगा। तो जो आपका अमाउंट है वो पहले आप फिक्स कीजिए कि समझ लो कि भाई मैं 5 करोड़ का काम कर रहा हूँ, या समझ लो जो कि 1 करोड़ का मैं काम कर रहा हूँ। 1 करोड़ के सामने मैं 50% बार्टर कर रहा हूँ, यानी 50 लाख मेरा जो है वो आप रेगुलर पेमेंट देंगे और 50 लाख आप मुझे 50 लाख का प्रॉपर्टी देंगे। लेकिन ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यही रहता है कि जिसमें डेवलपर कॉन्ट्रैक्टर को प्रेशर करता है कि भाई ये 50 लाख का प्रॉपर्टी आपने लिया तो आप फंड रेज करके लाओ। ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्टर जो फंड रेज करता है वो खुद अपने धंधे के लिए करता है। वो लेबर को ज़्यादा चुकाएगा, वो उसका मटेरियल लाएगा, वो उसका सामान लाएगा। लेकिन मतलब धंधा करने भी जाओ और पैसा भी दो, वैसा नहीं हो सकता। यानी अगर आपका 1 करोड़ का बिल बन रहा है तो आप उसको बोलो कि वो आपको 1 करोड़ का जो है वो फाइनेंस करे, फंड जो आपका काम किया है, और उसमें से आप जो है वो 50% उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से आप उसको देना रहेगा। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि बार्टर उसमें कब करना। समझ लो कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें बेसमेंट आ रहा है और आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको मालूम है कि भाई उसमें लेबर और मटेरियल यानी कंक्रीट, स्टील और लेबर ज़्यादा जाती है। तो उस टाइम में आप बताओ कि भाई जो बार्टर होगा वो आफ्टर बेसमेंट 2nd या 3rd स्लैब से होगा। तो उससे क्या रहता है कि आपको बिल्डर का कैपेसिटी भी मालूम हो जाएगा और आपको अनुभव भी हो जाएगा। इसमें अगर कुछ दिक्कत आती है तो बेसमेंट के लेवल से ही आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि बेसमेंट में इतना सारा खर्चा आ रहा है। अगर बिल्डर बोल रहा है कि नहीं 50% आप बार्टर कर रहे हो तो कैसा काउंट करोगे। तो आपको बताना है कि जो टोटल अमाउंट है, फॉर एग्जांपल करोड़ का काम कर रहे हैं और 50 लाख का है,
तो वो ऊपर से उसका रेशियो बढ़ जाएगा। अगर थर्ड स्लैब से आ रहा है, जो नीचे से कट हो रहा था आपका पैसा, वो थर्ड स्लैब से थोड़ा ज़्यादा कट हो गया। तो वो आपको ध्यान में ख्याल रखना है कि भाई जो बार्टर आप कर रहे हो वो बेसमेंट में कभी कंसिडर मत करना। बेसमेंट के ऊपर जो भी स्लैब आते हैं वहाँ से आप बार्टर काउंट कराइए, और पीछे अगर फिनिशिंग स्टेज पे आएगा तो वहाँ पे बार्टर का रेशियो थोड़ा बढ़ा दीजिए कि भाई 50% हो रहा है, उसकी जगह पे हम 60 कर देंगे या 70% कर देंगे। लेकिन अभी जो रनिंग में रिक्वायरमेंट ऑफ फंडिंग रहती है वहीं पे सब प्रॉब्लम आता है। तो यही मुद्दा था कि भाई बेसमेंट में आपको बार्टर नहीं करना है, बेसमेंट के स्टेज पे। दूसरा कि पेमेंट साइकिल, ज़्यादातर बिल्डर ऐसा करते हैं कि आफ्टर मंथ 1 to 1 जब आता है तो वहाँ पे वो डेट पे कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि भाई जैसे ही हमारा स्लैब कास्ट हो जाता है तब आपको बिल रेस करके रख देना है। जब स्लैब का फिनिशिंग हो जाता है, उनका सर्वे हो जाता है, उसके बाद उसको फंड देना रहता है, ताकि आपको मालूमात हो जाए कि आगे वर्कआउट कैसे करना है। क्योंकि ये क्या होता है कि भाई समझ लो कि आप विदिन 10 और 15 डेज में अगर आप स्लैब दे रहे हो तो महीने के 3 स्लैब हो गए, और अगर उसमें भी कहीं पेमेंट का दिक्कत आ गया या बार्टर में प्रॉब्लम हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सो द बिलिंग सिस्टम की साइकिल जो है वो आपको उसके अंदर स्लैब टू स्लैब ही करनी है कि जितना काम हम कर रहे हैं उसका बिल रेज करेंगे और वो पेमेंट आप हमें दे दीजिए। 14 इज़ अ मेन थिंग कि टर्म्स एंड कंडीशन। कल उठ के अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, अगर इतने स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो टर्म्स कंडीशन में शायद ये नहीं हो सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर फिर भी आता है तो टर्म्स एंड कंडीशन आपके वर्क ऑर्डर में आप कंपलसरी लिखवा दीजिए कि जब तक आपका बार्टर या मतलब आपका पेमेंट वो क्लियर नहीं होगा तब तक वो आगे वर्कआउट किसी और को नहीं दे सकते या खुद नहीं करवा सकते। सो दिस इज़ द मेन थिंग। कुछ भी आप लिखो ना लिखो, लेकिन ये मेन टर्म्स एंड कंडीशन है कि ज़्यादातर 4th-5th स्टेज या 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं डिस्प्यूट अराइज होता है। तो अगर नहीं सेट होता है तो वो मतलब जो आपने वर्कआउट किया उसका कंप्लीट कर दे, या फिर बार्टर का डील कैंसिल करके आपको जो है वो आपका पेमेंट रेगुलर पेमेंट में, कैश में या चेक में, जो भी है वो आपको कन्वर्ट करके दे दे। और मेन थिंग कि जब भी आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो या प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हो तो उसमें पहले ये कौन लेगा, कौन परचेस करेगा, मतलब आप किसको बेचेंगे ये प्रोडक्ट, वो आपके जहन में पहले होना चाहिए। कि समझ लो कि आप कमर्शियल कर रहे हैं, कुछ उसमें बार्टर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे ले रहे हैं तो आप किसको देंगे, मतलब गारमेंट वाले को देंगे, रिटेल शॉप वाले को देंगे, शोरूम वाले को देंगे, बैंक वाले को देंगे। अगर ऊपर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मतलब किसी आईटी कंपनी को दे रहे हैं या हॉस्पिटल को दे रहे हैं। तो वो जो चीज़ है वो आपको वेरी फर्स्ट डे आपको ख्याल रखना है। तो उसके लिए जो भी है आप ऑनलाइन आपका मतलब उसमें रजिस्टर करके ये मैजिक ब्रिक्स है या फिर डिजिटल मार्केटिंग करके या फिर ब्रोकर्स को बता दें आप उसको कहाँ पे सेल करना है, वो आप वेरी फर्स्ट डे से वो उसकी शुरुआत कर दीजिए, ताकि अगर इन बिटवीन प्रोजेक्ट के टाइम के बीच ही अगर आपका प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी सेल हो जाता है तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो फटाफट आपने पूरे जितने 15 पॉइंट्स बताए वो मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपके बेनिफिट के लिए है। पहले तो फर्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपर का बैकग्राउंड आप चेक कीजिए। सेकेंडरी प्रोजेक्ट रहा है अप्रूव्ड है कि नहीं। थर्ड थिंग प्रोजेक्ट की टाइमलाइन जो मैंने आपको बताया कि लेबर वगैरह क्या मतलब सेट हो सकता है उसमें। फोर्थ प्रोजेक्ट का मार्केट रिसर्च, प्राइस ठीक है कि नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है। सिक्स्थ इज़ रेट एनालिज्म, आपका प्रोजेक्ट का रेट एनालिज्म करना है। सेवन्थ इज़ राइटिंग वर्क ऑर्डर, और उसमें आपको स्टार रेट भी करना है कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो क्या रेट रहेगा, वो डिफ्रेंशिएट कैसे काउंट करेंगे, तो वो सब आपको वर्क ऑर्डर में लिखवाना है। 8 पॉइंट GST टैक्सेशन का जो भी है वो क्लैरिफिकेशन आपका होना चाहिए। 9th पॉइंट इज़ प्रॉपर्टी सिलेक्शन, रेडी टू मूव है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। 10th इज़ क्रीम प्रॉपर्टी लोकेशन, मतलब जो प्रॉपर्टी का जो भी आप पार्ट ले रहे हो बिल्डिंग का, तो मतलब वो कोना या जो भी प्रॉपर्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। 11th इज़ लॉनेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप कहीं पे भी उसके डॉक्यूमेंट्स रखने जाओ तो लोन आपको इजीली मिल जाए। 12th इज़ बेसमेंट में बार्टर नहीं करना है, बेसमेंट के स्लैब के बाद ही आपको बार्टर की शुरुआत करनी है। 13 इज़ पेमेंट साइकिल,
आपका पेमेंट साइकिल मतलब आपका स्लैब कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको फंड रेज कर लेना है। 14 आपका टर्म्स कंडीशन एंड 15 इज़ अ प्रोडक्ट मार्केटिंग विद ब्रोकर और अनदर प्लेटफॉर्म्स। सो ये रहा हमारा 15 पॉइंट्स कि जिसमें आपको पूरा बताया गया कि इफ़ यू आर सिविल कॉन्ट्रैक्टर या आप रियल एस्टेट से कनेक्टेड है तो कैसे बार्टर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।